हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम ब्लॉक 4 पढ़ रहे हैं MPC 005 का और आज इसका यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है डिस्कोर्स एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बता रहे हैं कि डिस्कोर्स या कंटेंट एनालिसिस अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका लेमैन में क्या मतलब है। लेमैन लैंग्वेज में इसका मतलब डिस्कोर्स का मतलब होता है किसी की बातें, टॉक। ठीक है, तो जो दो लोग बात कर रहे हैं उसकी जो टॉक है उसको डिस्कोर्स कहेंगे। विच रेफर्स टू दी वेज इन विच पीपल डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो लोग अपने आप को, अपनी एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को डिस्कोर्स कहते हैं। द टर्म डिस्कोर्स एनालिसिस हैज इट्स ओरिजिन इन 1960s एंड इज प्रोमिनेंटली बीइंग यूज्ड इन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। मतलब हम कई सारे फील्ड्स में डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दी एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्चर्स और एनालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टॉक्स और टेक्स्ट, यानी कि जो बातें होती हैं लोगों की, जो ओपिनियंस होती हैं, वो किस लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज के किस वर्ड्स या किस एक्सप्रेशन के थ्रू लोग आपस में शेयर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। जब उनकी बातों को एनालाइज किया जाता है उसको डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। इट में बी अ टॉक और टेक्स्ट, मतलब किसी की बात हो सकती है या टेक्स्ट हो सकता है, या वो हिस्टोरिकल इंसिडेंट का हो सकता है या कोई सोशल एक्टिविटी का भी हो सकता है, जैसे एकेडमिक एक्टिविटी के बारे में कोई बात हो सकती है, या डिस्कोर्सेज ऑफ द फैमिली, फैमिली की आपस में कोई ओपिनियन है किसी एक्टिविटी को लेके, किसी इवेंट को लेके। डोमेस्टिसिटी और ऑफ द गैंग, मतलब कोई भी इवेंट है जो सोसाइटी से रिलेटेड है उसके बारे में जो आपस में बात कर रहे हैं लोग, उसको एनालाइज किया जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस में। डेफिनेशंस में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस को कई सारे लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, इट इज़ द स्टडी ऑफ द वे वर्जन्स और द वर्ल्ड, सोसाइटी, इवेंट्स एंड साइकी आर प्रोड्यूस्ड इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। बेसिकली जिस तरीके से कह रहे हैं कि दुनिया के बारे में लोग बातें करते हैं, सोसाइटी के बारे में, इवेंट्स के बारे में, अपने साइकी मतलब अपने उनके माइंड में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में जो भी बातें वो करते हैं, चाहे वो सेमियोटिक्स हो। सेमियोटिक्स का मतलब होता है सिंबल। ठीक है, तो चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे डीकंस्ट्रक्शन हो। सिंबल्स होते हैं, डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बातों को तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ का मतलब निकालना। ठीक है, तो डीकंस्ट्रक्शन टेक्निक से करें, चाहे वो नैरेटिव एनालिसिस करें। नैरेटिव एनालिसिस होता है कि जो कहानी बनाई जा रही है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना कि किस तरह की कहानी बन रही है, उसका प्लॉट क्या है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तो इसको डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। तो ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है ऑफ मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब कम्युनिकेशन का कंटेंट किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, मतलब किस तरीके से शेप लेता है आगे, उसका क्या मीनिंग बनता है, वो सब चीज़ें। It can also be defined as an analysis of speech units larger than the sentence and of their relationship of the context in which they are used, यानी कि वो स्पीच जो बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज के थ्रू बोला जा रहा है, जो सेंटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेस की जा रही है बातें और किस कंटेक्स्ट में बोली जा रही है, मतलब किस चीज़ से रिलेट करके बोली जा रही है। कंटेक्स्ट का मतलब एनवायरनमेंट होता है या सर्कमस्टेंस होता है, तो उस चीज़ किस कंटेक्स्ट में बोली जा रही है, उसका क्या मीनिंग बन रहा है, किस तरह एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्या वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्या सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर भी स्टडी करना और उसका मीनिंग भी स्टडी करना, उसका सेंस भी स्टडी करना, ये सब आ जाता है। बेसिकली द डिस्कोर्स एनालिसिस आइडेंटिफाइज लिंग्विस्टिक डिपेंडेंसीज विच एग्जिस्ट बिटवीन सेंटेंसेज और अटरेंसेज। तो कैसे हम बोलते हैं, हमारी लिंग्विस्टिक एबिलिटी है जो हमारी सेंटेंस बनाने से लेके उसको बोलने तक लेकर, मतलब सेंटेंस बनाना और उसको अटर करना, मतलब उसको बोलने तक जो चीज़ें होती है उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द क्रिएटिव वेज ऑफ अप्रोचिंग एंड थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। हम ये कह रहे हैं कि देखो ये भी एक तरीके का बहुत क्रिएटिव वे है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं। एंड it can be said to be a way of providing tangible answer to problem based on scientific research। तो ये भी एक तरह से qualitative research में ही आएगा। Eventually the method of discourse analysis will help in unveiling the hidden motivation behind a text,
कि किसी के टेक्स्ट के पीछे, किसी की बात के पीछे क्या इंटेंशंस होती हैं, क्या मोटिवेशंस होती हैं, बिहाइंड द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिसर्च टू इंटरप्रेट दैट टेक्स्ट। तो उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना कि लोग वो चॉइस क्यों करते हैं, उसके पीछे उनकी क्या इंटेंशंस होती है, क्या मोटिवेशंस हो सकती है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कोर्स एनालिसिस में आती हैं। ओके, नाउ एजम्पशंस क्या क्या हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में। तो थ्योरेटिकली डिस्कोर्स एनालिसिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स को से हेल्प ली जाती है, मतलब सिर्फ साइकोलॉजी में ही नहीं, सोशियोलॉजी में और बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिससे जहाँ पे ये यूज़ करा जाता है। एंड हैज़ बीन वाइडली यूज बाय सोशल साइंटिस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, मतलब ये सारे ही लोग डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट अज्यूम दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन ओनली बी स्टडीड विद ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी बायसनेस। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि लोगों की जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है बिना बायस के, ठीक है, एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी बायस ऑफ द रिसर्चर एज वेल एज द पीपल। तो जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनका भी बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हाउएवर दिस हैज़ बीन डिस्प्यूटेड, पीपल इंक्लूडिंग रिसर्चर्स कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव। पर इस बात के ऊपर बार बार डिस्प्यूट होता है कि क्योंकि रिसर्चर खुद भी एक ह्यूमन बींग है तो उसका कहीं ना कहीं उसका बायस उसकी रिसर्च में रहता ही है, ठीक है। नाउ अ रिसर्चर इज वेरी लाइकली टू होल्ड सम पोजिशन व्हेन दे आर कंडक्टिंग देयर रिसर्च, दोज एक्सपेक्टेशंस में बी रिवील्ड while इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो जो रिसर्चर है उसको कहीं ना कहीं माना जाता है कि उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि वो एक पोजीशन होल्ड कर रहा है कि वो न्यूट्रल रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक रिसर्चर से। तो ये एक्सपेक्टेशंस कब रिवील होती है, जब वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है और एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो उस इंटरप्रिटेशन में पता चलता है कि कहीं उसने अपनी बायसनेस या अपनी परसेप्शन तो नहीं उसमें डाली है। द अप्रोच ऑल्सो एज्यूम्स दैट रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। इस अप्रोच में ये भी अज्यूम किया जाता है कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है। एंड द कंस्ट्रक्ट जनरली यूज, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो किस तरह के कंस्ट्रक्ट्स यूज करते हैं, हमने कॉन्स्ट्रक्ट्स और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये पढ़ा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो जैसे पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर करते हैं, ठीक है। हाउएवर द अजम्पशन इग्नोर्स द फैक्ट दैट इट इज़ लैंग्वेज गिव्स अ शेप टू द कैटेगरीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च होती है, इंटेलिजेंस के ऊपर होती है, लोगों की थिंकिंग, अब थिंकिंग के ऊपर रिसर्च हो रही है तो कह रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा एजम्पशन वो भूल जाते हैं कि लैंग्वेज ही तो है जो उसको शेप दे रही है। हम क्या सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज ही तो है उस सोच को जो शेप दे रही है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है वो ही हमारे थॉट में चेंज हो रही है। नाउ सिंस लैंग्वेज इज अ सोशल एंड कल्चरल थिंग, जो लैंग्वेज है वो हम सोशलाइजेशन से सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं, हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है लैंग्वेज, ठीक है। आवर सेंस ऑफ रियलिटी इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। तो यानी कि जो हमारी सेंस ऑफ रियलिटी है वो सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है और वो बहुत ज़्यादा हमारी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है। इसके ऊपर ना एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ना सैफिर एंड वॉर्फ करके एक हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर मैं कुछ दिनों में एक वीडियो डालूंगी। वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सैफिर एंड वॉर्फ हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस दिया था, सैफिर एंड वॉर्फ दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था कि जो हमारी थिंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। हम जिस तरह के कल्चर में रहते हैं और जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है और हम जो लैंग्वेज सीखते हैं अपने कल्चर से, वही हमारी थिंकिंग को मोल्ड करती है, ठीक है। उसको लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यही वाला जो हाइपोथेसिस है उसी चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है कि साइकोलॉजिस्ट जब हमारे बारे में स्टडी करते हैं, हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनालिटी स्टडी कर रहे हो, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस कर रहे हो, चाहे वो हमारी थिंकिंग के ऊपर अपने रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि सारी चीज़ें हमारी जो लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो लोग है ना, पीपल आर द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, के लोग जो हैं, हम लोग जो भी हैं आज के टाइम पे, जो भी हमारी सोच है
वो किस वजह से है? हमारी सोशलाइजेशन की वजह से है, सोशल इंटरेक्शन की वजह से है। तो इट इज अज्यूम दैट मैनी ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स यूज्ड आर इनर एसेंसेस, हमारे इनर एसेंस होते हैं। एंड दिस इज टू से पर्सनैलिटी, एंग्जाइटी, ड्राइव्स एंड सो ऑन एग्जिस्ट समवेयर विद इन आवर हेड्स एंड आवर बॉडीज एंड आर रिवील्ड ओनली व्हेन द इंडिविजुअल सोशली इंटरेक्ट विद अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जो भी हमारी पर्सनालिटी है, जो भी हमारी एंग्जाइटी है, ड्राइव्स है, मोटिवेशन है, हमारी फियर है, जो भी हमारी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं जब हम किसी से बात करते हैं तब एक्सप्रेस होती है। अब जैसे अगर साइकोलॉजिस्ट भी स्टडी करते हैं, हमारे ऊपर रिसर्च करते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो वो वहाँ पे उनसे पूछते हैं, तो जब वो बोलेंगे, जब वो बात करेंगे, तभी तो वो चीज़ें रिवील होगी। तो वहाँ उनकी बातों को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एजम्पशंस हैं इसकी कि क्यों मतलब डिस्कोर्स एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमें, हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको शेप देने में, और उससे हमें ज़्यादा पता चलता है हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, उससे ज़्यादा आइडिया लगता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है थ्रू डिस्कोर्स एनालिसिस। अप्रोचेज और थ्योरीज ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, तो इसमें कुछ अप्रोचेज हैं कि किस किस तरीके से डिस्कोर्स एनालिसिस किया जा सकता है। तो पहला है मॉडर्निज्म, पहली अप्रोच है मॉडर्निज्म। इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मॉडर्निज्म में क्या कह रहे हैं? द थ्योरिस्ट ऑफ मॉडर्निज्म वर गाइडेड बाय अचीवमेंट एंड रियलिटी बेस्ड ओरिएंटेशन। तो ये लोग अचीवमेंट और रियलिटी बेस्ड ओरिएंटेशन से गाइडेड होते हैं, एंड देयरबाय दे व्यू डिस्कोर्स एज बीइंग रिलेटिव टू टॉकिंग और वे ऑफ टॉकिंग। तो मतलब डिस्कोर्स का मतलब है, मॉडर्निज्म से के अंदर डिस्कोर्स का मतलब है कि बात करना, या जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस वे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। दे एम्फेसाइज द डिस्कोर्स एंड लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन आर नीडेड टू डेवलप मोर एक्यूरेट वर्ड्स इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब न्यू इनोवेशन। अब जैसे जैसे नई इन्वेंशन होती है, हमारी सोसाइटी एडवांसमेंट करती है, नई नई इन्वेंशंस होती है, नई नई डिस्कवरीज होती है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो हम एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि इंटरनेट की इन्वेंशन के बाद, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, पहले क्या था कि ईमेल, वेब ब्राउज़र, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, क्या इस तरह के वर्ड्स कभी सुने होंगे उन लोगों ने जब इंटरनेट नहीं था। ये तो इंटरनेट आने के बाद ही आपने देखा कि नए वर्ड्स क्रिएट हुए जो इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर हो गया, यूट्यूबर हो गया, ये वर्ड्स पहले नहीं थे। जब ये चीज़ें आई हैं तब ये वर्ड्स बनाए गए उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए एक्यूरेटली। अगर वो ये वर्ड्स नहीं बनाएंगे तो वो उस टाइम के साथ, उस चीज़ के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है हमें नए वर्ड्स भी बनाना। So it is saying modernist would argue that this evolution in language is necessary to accurately communicate and understand new technological realities। तो मॉडर्निस्ट इसी चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं कि जब हम इवॉल्व कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज भी तो इवॉल्व करनी चाहिए, तभी तो हम एक्यूरेटली एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अगर कोई वर्ड्स नहीं होंगे बात करने के लिए तो हम बोलेंगे क्या? नई चीज़ें आएंगी तो उनको नए नाम देने पड़ेंगे, नई एक्टिविटीज़ होंगी, नए इवेंट्स होंगे, तो सबके लिए हमें नए वर्ड्स चाहिए। तो वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो बोथ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स आर नाउ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज नेचुरल एंड रियल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉमन सेंस। मॉडर्निज्म गिव राइज टू वेरियस डिस्कोर्स ऑफ राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। तो मतलब मॉडर्निज्म में कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जाते हैं, हमें अपने लैंग्वेज में भी वो चीज़ें ऐड ऑन करते रहनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेटली कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट जो है इसकी अप्रोच स्ट्रक्चरिज्म है। स्ट्रक्चरिज्म नाम से पता चल रहा है कि ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है। तो स्ट्रक्चरिज्म थ्योरीज क्वेबल दैट ह्यूमन एक्शंस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन के एक्शंस हैं या सोशल फॉर्मेशंस हैं वो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। And the approach believe that individual elements of a system only have significance when they are considered in context to the structure as a whole। मतलब कि जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, उसको जब एज अ होल देखते हैं, मतलब उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं, तभी उसका कोई ना कोई मीनिंग बन के निकलता है। अब इसका देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है
जैसे स्ट्रक्चर में ये क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज को हम एक सिस्टम की तरह देखते हैं जो बहुत सारे एलिमेंट से कंपोज्ड है। अब लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज में ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मतलब हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद फोनेटिक्स होता है कि हम कैसे साउंड निकालते हैं, तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कंटेक्स्ट एंड रिलेशनशिप का मतलब है कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में वो एक कंटेक्स्ट के बेस पे होती है, मतलब वो किस जगह पे यूज़ हुई है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मतलब क्या है। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे एक वर्ड आता है बैट, ठीक है। अब इस बैट के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक वो बैट हो सकता है जो उड़ता है और एक वो बैट हो सकता है जिसे खेला जाता है क्रिकेट। कोई भी स्पोर्ट्स में जैसे बैट यूज़ होता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम उड़ने से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और अगर हम खेलने से रिलेटेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं बैट तो वहाँ मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो कंटेक्स्ट से मीनिंग चेंज हो गया। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल लिखा है कि अगर सेंटेंस का अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये वाला वर्ड आ रहा है फ्लू, फ्लू मतलब उड़ गया, या केव, केव मतलब गुफा जहाँ पे बैट्स रहते हैं, तो इस सेंस में अगर हम देखेंगे तो वो बैट का मीनिंग बनेगा बर्ड है जो, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरह के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, जैसे होम रन होता है ना, होम रन जहाँ पे वो बेसबॉल खेलते हैं वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, होम रन करके उनका एक वो होता है, रनिंग का नाम होता है बेसबॉल खेलते टाइम। तो होम रन यहाँ यूज़ हो रहा है तो मतलब वहाँ पे वो गेम की बात हो रही है, तो वो कौन सा बैट हो गया, वो बेसबॉल बैट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, जिस तरीके से वर्ड यूज़ करे हुए हैं उससे मीनिंग ऑफ द वर्ड बैट डिटरमिन होगा। यानी कि जो स्ट्रक्चर है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ आ रहा है आगे, उससे किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो डिटरमाइन होता है। और कंटेक्स्ट यानी कि किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ कंटेंट, सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग। मतलब स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हीं से हमारे जो पूरा जो बनता है ना उसका मीनिंग वर्ड का, वो एक स्ट्रक्चर से ही बनता है। In other words, it is structure itself that determines the significance, meaning and function of the individual elements of the system. तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर को फोकस करो कि जब हम बात करते हैं, जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम कैसे स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और कैसे कंटेक्स्ट में बोली जा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि उस बात का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है कि जहाँ पे ये मॉडर्न थ्योरी के भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्न रिसर्चेज इंसिस्टेड मोर अपॉन एनालाइजिंग डिस्कोर्स एज टेक्स्ट, लैंग्वेज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मतलब हम डिस्कोर्स को एज अ टेक्स्ट एनालाइज करें, एज अ लैंग्वेज एनालाइज करें, पॉलिसी या प्रैक्टिस की तरह करें। तो यहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है माइकल फौकॉल्ट करके। माइकल फौकॉल्ट ने डिफाइन किया है डिस्कोर्स को एज अ सिस्टम ऑफ थॉट्स composed of ideas, attitude, courses of action, belief, practices that systematically construct the subject and the world of which they speak। मतलब जो लोग हैं और जो उनकी दुनिया है वो कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उनके आइडियाज़, उनके एटीट्यूड्स, उनके कोर्सेज ऑफ एक्शन, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या बिलीव्स हैं उनके, क्या प्रैक्टिसेस हैं। तो जो थॉट्स है ना उनके, वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो सोच रहे हैं और जो उनका वर्ल्ड है जिस बारे में वो सोच रहे हैं, वो इन चीज़ों से बनता है, ये बोल रहे हैं। ही एम्फेसाइज डिस्कोर्स एनालिसिस हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेटिंग एंड पावर। तो मतलब सोशल प्रोसेस में जहाँ पे हम कोई चीज़ लेजिटिमेट करने की बात कर रहे हैं या पावर की बात करते हैं, तो जो भी हमारी सोसाइटी का प्रोसेस है उसमें डिस्कोर्स एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एंड डिस्कोर्सेस कैन हेल्प रिसर्चर इन एम्फेसाइजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ करंट ट्रूथ। मतलब करेंटली क्या चल रहा है, जो करंट ट्रूथ है उसके बारे में रिसर्चर को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है थ्रू डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इन्हीं की बात कर रहे हैं माइकल फौकॉल्ट की। ही लेटर एडेड दैट डिस्कोर्स इज अ चैनल थ्रू विच पावर रिलेशन, पावर रिलेशन का मतलब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक जैसे बॉस है, फिर उसका सबऑर्डिनेट होता है, उसके अंडर जो काम करता है, तो उसका उससे किस तरह का पावर रिलेशन है। तो ऑब्वियसली बॉस के कोई एक अथॉरिटी फिगर है तो बॉस के पास पावर ज़्यादा है, तो उसकी बात हो रही है कि डिस्कोर्स जो है ना एक चैनल है जिसके थ्रू पावर रिलेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पीकिंग सब्जेक्ट्स, एंड दैट पावर इज एन इनएविटेबल एंड अनअवॉइडेबल। मतलब हम
डिस्कोर्स एनालिसिस को हम एनालाइज करते हैं ये जानने के लिए कि लोगों के बीच में पावर रिलेशन कैसे, जिसको हम पावर डायनामिक्स भी बोलते हैं, कि किस टाइम पे किस हाथ में किस टाइम पे किसके हाथ में पावर है, किसकी पावर किससे ज़्यादा है, कौन किसकी अथॉरिटी है, वो जो पावर डायनामिक्स होती है वो चीज़ें भी हम डिस्कोर्स एनालिसिस से स्टडी कर सकते हैं। तो ये फौकॉल्ट ने बोला था जो, उससे उसके बारे में बोल रहे हैं। एंड लास्ट जो अप्रोच है इसमें वो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिस्कोर्स एज एन इवेंट ऑफ सोशल प्रैक्टिस, कि सोशल प्रैक्टिस को डिस्कोर्स बोलते हैं। जो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं हमारी सोसाइटी में, जो चीज़ें चलती आ रही हैं, एंड दे इन्वेस्टिगेटेड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग पावर, आइडियोलॉजी, लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। इनका आपस में क्या रिलेशन है, पावर का, आइडियोलॉजी से, लैंग्वेज और डिस्कोर्स का। एंड यहाँ पे क्योंकि देखो फेमिनिज्म से आपको याद रखना है, फेमिनिज्म है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसके थ्रू, डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं परफॉर्मिंग जेंडर का। परफॉर्मिंग जेंडर का मतलब ये है कि जैसे एक तो जेंडर होता है मेल फीमेल, तो वो कह रहे हैं कि एक तो बायोलॉजिकल जेंडर होता है हमारा, जब हम पैदा होते हैं कि हम मेल जेंडर हैं या फीमेल हैं। एक होता है जो हमें जेंडर सोसाइटी की तरफ से हमारे ऊपर हमको सिखाया गया है कि हमारा रोल क्या है। जैसे कोई लड़का बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि आपको डॉल्स के साथ नहीं खेलना है, आपको लड़कियों की तरह नहीं रोना है। चाहे वो स्टीरियोटाइप्स हैं जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, लेकिन वो आगे भी चलते जा रहे हैं। उसी तरीके से उस लड़के की सोशलाइजेशन होती है कि आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रांग रहना है और आपको बड़े होकर पैसे कमाने हैं, क्योंकि वो माना जाता है कि लड़कों को ही पैसे कमाने ज़्यादा उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है। तो ये जो जेंडर रोल है ना, इसको परफॉर्मिंग जेंडर बोल रहे हैं कि एक तो बायोलॉजिकल हो गया मेल फीमेल जो है ही, दूसरा हो गया कि आपको रोल किस तरह सिखाया जा रहा है कि आपका, अगर आप एज अ मेल आप हो तो आपका क्या रोल है और एज अ फीमेल हो तो आपका क्या रोल है। तो वो चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मिंग जेंडर, अकॉर्डिंग टू देम जेंडर इज अ प्रॉपर्टी नॉट ऑफ पर्सन देमसेल्फ बट ऑफ द बिहेवियर टू विच मेंबर ऑफ सोसाइटी अस्क्राइब जेंडरिंग मीनिंग। मतलब कि ये उनकी, लोगों की खुद के अंदर जो होती है वो चीज़ नहीं है, ये बाहर से सीखते हैं वो। और इसमें कहीं ना कहीं डिस्कोर्स जो है, यानी कि किस तरह से वो सोशलाइजेशन करते हैं, जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, उसी से उनको अपने जेंडर रोल्स या परफॉर्मिंग जेंडर जो है वो चीज़ उनको समझ में आती है। तो ये उस अप्रोच को, उसकी बात करिए फेमिनिज्म। तो ये 4 तरह की अप्रोचेज़ हैं जो हम डिस्कोर्स एनालिसिस में फॉलो करते हैं। अब इन चारों अप्रोचेस के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कोर्स एनालिसिस को, जहाँ पे है स्टेप्स इन डिस्कोर्स एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।